In this video, I'll show you around the city and give you all the info you need to plan your trip, from getting your visa sorted to finding your way around town. I've got you covered, so sit back, relax and let's explore Hanoi together. हनोई की फ़्लाइट बुक करने के लिए मैंने ये वेबसाइट यूज़ करी थी. इसका नाम है स्काई स्कैनर. इट सर्चेस थ्रू ऑल द अवेलेबल फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स एंड डिस्प्लेज द लिस्ट सॉर्टेड बाय द चीपेस्ट ऑप्शंस. एंड वंस यू हैव बुक्ड योर फ्लाइट्स, वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी इंडियंस के लिए वियतनाम वीज़ा फ्री नहीं है. तो मैंने ई वीज़ा अप्लाई करा था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी बोलते हैं, जिसके लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. अब अगर किसी को वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो उसका भी ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए एक अलग से लेटर लेना पड़ता है वियतनाम एम्बेसी से ऑनलाइन. जिससे अच्छा तो यही है कि सीधे ई वीज़ा ही अप्लाई कर लो. और रेजिडेंशियल एड्रेस वाली फील्ड में मैंने बस हॉस्टल का नाम डाल दिया था, जबकि मैंने कोई बुकिंग भी नहीं करी थी तब तक, और ना मेरे से कोई बुकिंग मांगी इमिग्रेशन के टाइम पर, और ना ही मैंने कोई फ़्लाइट की बुकिंग अपलोड करी थी वीज़ा अप्लाई करते टाइम. जब ये फिल करके सबमिट हो जाएगा तो एक आध हफ्ते में वीज़ा आ जाएगा. मुझे तो एग्जैक्टली एक हफ्ते में मेरा वीज़ा मिल गया था, जो कुछ ऐसा दिखता है. Vietnam is a long and narrow country stretching around 1600 kilometers from north to south, roughly equal to the distance from Delhi to Bangalore. लेकिन इसके सबसे नैरोएस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे इसकी चौड़ाई सिर्फ 50 किलोमीटर है. अगर इंडिया से कंपेयर करें तो वियतनाम का लैंड एरिया बस 10% है, लेकिन इतना कम लैंड एरिया होने के बाद भी नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करने में लगभग 40 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है. अगर तुम वेजिटेरियन हो तो एक बात का खास ध्यान रखना कि हनोई के अंदर वेजिटेरियन खाना मिलना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है. वेजिटेरियन खाना मिल भी गया तो उसमें भी फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर वेजिटेरियन बोल रहे हैं दुकान वाले तो वो वेजिटेरियन खाना ही होगा. इवन मैकडोनल्ड्स में भी जब मैंने खाया तो मैकडोनल्ड्स में भी सेम जो बर्गर मैं इंडिया में खाता हूँ उसका टेस्ट वहाँ सेम नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था उसका. और मुझे तो यही लग रहा था कि हर चीज़ में फ़िश ऑयल ही यूज़ हो रहा है. तो मेरी तरह गलती मत करना, पहले ही जाके कोई अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लेना. वियतनाम में ज़्यादातर चीज़ें इंडिया से उल्टी ही हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड पे ड्राइव होती है और साथ में यहाँ रिक्शे वाले भी उल्टे बैठते हैं रिक्शा चलाते हुए.
पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पार्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। जहाँ देखो सिर्फ साफ़ सफाई है, और मैंने जितने भी लोग यहाँ देखे वो सिर्फ डस्टबिन में ही कूड़ा फेंकते हैं। मे बी सारे वियतनाम में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती होगी, बट हनोई में तो दिख ही रहा है कि काफ़ी साफ़ सफाई है। अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूं कि वियतनाम में एक बहुत ही फेमस वॉर हुई थी जिसे वियतनाम वॉर भी कहते हैं, जो 1955 से लेके 1975 तक चली थी। इस वॉर की कहानी फ्रांस से शुरू होती है। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, वैसे ही फ्रांस ने 1880s तक वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया को कॉलोनाइज कर लिया था, जिसका नाम इन्होंने रखा फ्रेंच इंडो चाइन। सिमिलर टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फ्रेंच रूल मार्क्ड बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड imposition of Western culture continued until the mid 20th century in Vietnam. And just like India fought for its freedom, Vietnam also had its own fight for independence. और जैसे इंडिया में महात्मा गांधी थे, वैसे ही वियतनाम के लिए हो ची मिन्ह थे, जिन्होंने 1900 में एक मुहिम शुरू की वियतनाम को आज़ादी दिलाने की। और इनकी ये मुहिम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि इस टाइम पर जापान ने वियतनाम पे कब्जा कर लिया था और फ्रांस का डोमिनेंस बहुत ही कम हो चुका था। देन इन मई 1954 द फ्रेंच लॉस्ट अ बिग बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ Dien Bien Phu, which ended their rule in Vietnam. After which the Geneva Accords of July 1954 happened, which partitioned Vietnam into North and South, where North was in Ho Chi Minh's control and influenced by communist Russia and China, while South was under capitalist America. और 1960 तक यूएस कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुका था इस लड़ाई में, यहाँ तक कि यूएस ने अपने सैनिक भी वियतनाम में भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन 30 अप्रैल 1975 में साउथ वियतनाम के साथ यूएस की भी हार हो चुकी थी नॉर्थ से, और फिर फाइनली नॉर्थ और साउथ का रीयूनिफिकेशन हुआ अंडर अ कम्युनिस्ट रूल। देखा जाए तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज सिमिलर टू फ्रेंच रूल इन वियतनाम। ये है हनोई का एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस म्यूजियम, और इस म्यूजियम में भी इस लड़ाई से जुड़े हुए काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो कि इन्होंने लड़ाई के दौरान कैप्चर करे थे, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स जो कि इन्हें रशिया ने प्रोवाइड करे थे लड़ाई के टाइम। मैं हनोई से निनबिन जा रहा था और मैंने इनकी लोकल बस ले ली। मैंने सोचा कि जैसे इंडिया में जाते हैं किसी भी बस स्टेशन पर चले जाओ, और अगर मैं गूगल मैप पे चेक करूं तो मुझे टाइम दिखा रहा था कि लगभग 5 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा निनबिन। फिर मैं उस बस में बैठ गया जिसका कुछ किराया लगभग 1000 रुपये होगा। लेकिन वो बस इतनी रुक रुक के चल रही थी, मतलब समझ लो कि हर 10 मिनट में रुक रही होगी। यूपी रोडवेज से भी ख़राब थी, और वो 4 घंटे का रास्ता भी 12 घंटे का बन चुका था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारे होटल्स और हॉस्टल्स ऐसे होते हैं वियतनाम के अंदर जो तुम्हें फ्री बस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें नैन बिन जाना है हनोई से, तो बहुत सारे होटल्स ऐसे होंगे जो अगर तुम बुक करोगे तो वो तुम्हें एक बस प्रोवाइड कर देंगे जो तुम्हें हनोई से लेके आएगी और उस हॉस्टल में छोड़ेगी नैन बिन के अंदर। और वियतनाम में लगभग 65 मिलियन, मतलब 6.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भरी हुई है मोटरसाइकिल्स और स्कूटी। और इनके हाईवेज पर बस और कार्स की लेन अलग अलग है। जैसे कि दिख रहा है कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है कार की लेन्स, लेकिन फिर भी बाइक वाला जा नहीं सकता है चाह के भी। हनोई की नाइट लाइफ मुझे ठीक ठाक लगी। मैंने सुना है कि हो ची मिन सिटी की नाइट लाइफ इज़ वे बेटर देन हनोई।
रेड ब्रिज है ये, काफ़ी फेमस है हाँ। और हनोई में सड़कें साफ करने के लिए कुछ ऐसी मशीनें चली हुई हैं